रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। This show is brought to you by National Center for Promotion of Employment for Disabled People. या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको मिलवा रहे हैं एनसीपी ईडीपी जावेद अबीदी फेलो से, जिन्होंने अलग अलग टॉपिक्स पर रिसर्च की है। ये प्रोग्राम हम नेशनल सेंटर फॉर द प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल के साथ कोलैबोरेशन में कर रहे हैं। इसी कड़ी में जो आज की हमारी मेहमान है, उनका नाम है साक्षी चौहान। वो एनसीपी ईडीपी जावेद अबीदी फेलो हैं। उनका रिसर्च का टॉपिक है एक्सेसिबल टूरिज्म इन ऋषिकेश उत्तराखंड। ये इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं वर्ल्ड में। ये बास्केट प्लेयर हैं, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, विशेष ऑर्गेनाइजेशन के साथ एज ए जॉब कोच काम कर रही हैं। आज हम जानेंगे इनके टॉपिक के ऊपर विस्तार से। साक्षी जी, बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे आपका। Thank you so much, Danis. I'm really happy to be here. साक्षी जी, कैसे दिमाग में आया आपके कि मुझे इस टॉपिक पर रिसर्च करनी है और जावेद अबीदी फेलोशिप का हिस्सा बनना है? Actually, पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगी। मैं टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड से हूँ। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2005 में। आफ्टर एक्सीडेंट मुझे ऋषिकेश लाया गया। ट्रीटमेंट के बाद मैं एक व्हीलचेयर यूजर थी और हमारे गांव में एक्सेसिबिलिटी कोसों दूर है। गांव में रोड अब आई है कुछ साल पहले, वो भी सबके घरों तक रोड कनेक्ट नहीं होती है। गांव के ऊपर तक रोड है, सब लोग अपने व्हीकल वहीं पार्क करते हैं और फिर गांव में आते हैं। तो ऐसे ज्योग्राफिकल कंडीशन में एक व्हीलचेयर यूजर का वहां पर सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। तो एक्सेसिबिलिटी की वजह से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं, लेकिन स्पेशली जो ऐसे हिल स्टेशन पे रहते हैं लोग, उनको अपना गांव छोड़ना पड़ता है। जैसे मुझे अपना गांव छोड़ना पड़ा मेरे एक्सीडेंट के बाद, और मैं छोटी थी तो सिर्फ मुझे ही मेरा गांव नहीं छोड़ना पड़ा, मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली को गांव छोड़ना पड़ा और हम लोग ऋषिकेश में आकर रहे। तो ये जो एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज है, ये थ्रू आउट लाइफ चलते रहे, स्कूलिंग, कॉलेज, और उसके बाद जो मैंने अपना स्पोर्ट्स जर्नी भी स्टार्ट किया, तो भी एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज हमेशा बने रहते थे। अभी मैं प्रोस्थेटिक यूज कर रही हूँ, लेकिन हमारे व्हीलचेयर बास्केटबॉल में बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो व्हीलचेयर यूजर हैं। तो जब भी हम पूरी टीम के साथ कहीं भी ट्रैवल करते थे, क्योंकि मैचेस के लिए हमें हर बार किसी न किसी सिटी में या किसी कंट्री में ट्रैवल करना पड़ता है, तो हम लोग बहुत सारे ऐसे एक्सेसिबिलिटी के चैलेंजेस हैं जो हमने हमेशा फेस किए हैं। तो एक्सेसिबिलिटी हमेशा से ही मेरे माइंड में था। और रही बात फेलोशिप ज्वाइन करने की, तो मेरे को पहली बार ऐसा कुछ फेलोशिप के बारे में पता चला जब मैंने फेलोशिप के बारे में रिसर्च किया। तो ये नहीं था आइडिया कि मैं एक्सेसिबिलिटी पर काम करूंगी या एक्सेसिबल टूरिज्म के ऊपर काम करूंगी, लेकिन उसके बारे में पढ़ते हुए मुझे ये जरूर लगा कि ये कुछ एक्सेसिबिलिटी के बारे में है और पर्सन विद डिसेबिलिटी के राइट्स के बारे में है, तो मुझे यहाँ से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस सोच के साथ मैंने ये फेलोशिप ज्वाइन किया था। जी, तो कैसे पता चला आपको इस फेलोशिप के बारे में? मुझे इस फेलोशिप के बारे में एक ग्रुप है पर्सन विद डिसेबिलिटी का, जिसमें हम लोग एडेड हैं। वहां पे एक पोस्ट आया था कि एनसीपी जावेद अबीदी फेलोशिप एक निकली है। जब मैंने वो देखा तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट इस फेलोशिप का ये था कि हर जगह जब भी हम कुछ काम स्टार्ट करते हैं, हमें बताया जाता है कि आपको ये करना है, ये करना है। लेकिन इस फेलोशिप में हमें कुछ बताया नहीं गया आपको क्या करना है, हमें पूछा गया कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। जैसे 25 फेलोज हैं बहुत पूरी कंट्री से और अलग अलग जगह से, वो लोग सब लोग अलग अलग चीजों पर काम कर रहे हैं। तो हमसे पूछा गया किस चीज पर काम करना है। मैंने एक्सेसिबिलिटी को अपना थीम ऑफ वर्क चुना और उसके बाद हमें वो सेम काम करने के लिए सपोर्ट भी मिल रहा है, जो कि सबसे अमेजिंग चीज मुझे इस फेलोशिप की लगती है। तो जैसा कि आप व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्लेयर हैं, तो एक डिसेबिलिटी एंड स्पोर्ट्स भी टॉपिक हो सकता था जो आपकी रेंज के अंदर था। तो कैसे आपने डिसाइड किया कि एक्सेसिबिलिटी पे करते हैं और स्पोर्ट्स पे नहीं? जरूर हो सकता था, लेकिन जब हमने ये फेलोशिप स्टार्ट किया तब कोविड पीक पे था। और अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूँ
करूँ तो स्पोर्ट्स के जो टूर्नामेंट होते हैं बाहर सिटीज में होते हैं बहुत सारे, एंड एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी हमेशा एक्सेसिबिलिटी मेरे लिए भी एक चैलेंज रही है, और इस टॉपिक पे काम करना, बहुत सारी सिटीज को विजिट करना, कैंपस को विजिट करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। और वो पैंडेमिक के टाइम पे ये बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसा था कि मैं, और ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं इस पे जरूर काम करना चाहती हूँ, लेकिन तब मेरे लिए यही पॉसिबल था कि एटलीस्ट मैं एक्सेसिबिलिटी पे काम। जी, अब हमें बताएं कि ऋषिकेश की एक्सेसिबिलिटी के बारे में क्या फाइंडिंग्स है आपकी। तो अगर मैं बताऊं कि ऋषिकेश की एक्सेसिबिलिटी क्या है, तो पहले मैं ऋषिकेश की इम्पोर्टेंस को आई थिंक यहाँ पर रखना चाहूंगी कि क्यों ऋषिकेश का टूरिज्म इतना पॉपुलर है, और क्या सब रीजन है कि यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस है। क्योंकि ऋषिकेश एक टूरिस्ट हब है, जहाँ पर सिर्फ डोमेस्टिक ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल टूरिस्ट भी बहुत ज्यादा विजिट करते हैं। स्पेशली ये एक रिलीजियस प्लेस है जहाँ पर एल्डरली एज के लोग भी बहुत ज्यादा विजिट करते हैं। तो जब मैं ऋषिकेश के एक्सेसिबल टूरिज्म की बात करती हूँ, तो मैं सिर्फ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को फोकस नहीं करती हूँ, मैं हमेशा एल्डरली पर्सन्स को भी इसमें इंक्लूड करती हूँ, क्योंकि रिलीजियस प्लेस होने की वजह से बहुत सारे ऐसे एल्डरली लोग होते हैं जो ऋषिकेश आना चाहते हैं, इवन तो वहां पे रहना चाहते हैं कि दिन भर आश्रम में रहे, शाम को गंगा घाट से आरती देख के और वहीं पे अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा ऋषिकेश एडवेंचरस स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा हब है। कैंपिंग, राफ्टिंग, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए पूरे इंडिया से लोग ऋषिकेश की तरफ खींचे चले आते हैं। उसके अलावा अगर ग्लोबली हम देखें तो ऋषिकेश एक योगा कैपिटल है, मेडिटेशन सेंटर है, जो एक छोटे से एरिया ऋषिकेश को एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी देता है। लेकिन जब मैं इन सब चीजों की बात करती हूँ तो डिसेबिलिटी को लेकर या एक्सेसिबल टूरिज्म को लेकर ऋषिकेश में बात नहीं होती है, या उस मुद्दे पर मुझे नहीं लगता कि इतना काम हो रहा है। तो मैं मेरी फाइंडिंग्स की बातें करूं तो सबसे पहले इस रिसर्च को स्टार्ट करते हुए मैंने आरटीआई डाली थी। जिस आरटीआई का फर्स्ट मुझे जो रिस्पॉन्स मिला वो ये मिला कि ये जो क्वेश्चंस है या ये जो इन्फॉर्मेशन है ये डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो मुझे कुछ डेटा नहीं मिला। सेकेंड जो मेरी आरटीआई थी उसका मुझे अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। उसके अलावा मैंने कुछ केस स्टडीज की है पर्सन विद डिसेबिलिटी की। तो ऋषिकेश से ही एक पर्सन है जिन्होंने रिसेंटली अपना कॉलेज स्टार्ट किया है, मैं सिर्फ एक्सेसिबिलिटी की यहाँ पर बात कर रही हूँ। उन्होंने अपना पूरा ग्रेजुएशन एक भी क्लास अटेंड नहीं किया क्योंकि एक्सेसिबल कॉलेज नहीं था वहां पर, एंड ही इज अ व्हीलचेयर यूजर। उसके अलावा जब मैंने उनसे टूरिज्म के ऊपर बात की और मैंने कहा कि आप ऋषिकेश से हैं, बहुत सारे लोग ऋषिकेश घूमने आते हैं, तो आपका क्या इस पर व्यू है कि आप कितना ऋषिकेश घूमे हैं या फिर आप घूमने जाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं। तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि जब भी उनके फ्रेंड्स का कुछ प्लान बनता है वो हमेशा उन्हें इनवाइट करते हैं, क्योंकि उन्होंने डिसेबिलिटी एक्वायर किया है। तो एक्सीडेंट से पहले वो बहुत एक्टिव पर्सन थे, लेकिन एक्सीडेंट से बाद जब भी कुछ प्लान बनता है तो उनके फ्रेंड्स को हमेशा उनके अकॉर्डिंगली प्लान सेट करना पड़ता है कि कौन सी जगह है जहां पर इजीली एक्सेस कर पाते हैं वो अपनी व्हीलचेयर से। तो उन्हें लगता है कि उनकी वजह से उनके फ्रेंड्स अपना प्लान चेंज करते हैं या फिर प्लान कैंसिल करते हैं, जो उन्हें नहीं पसंद है। तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे मन होता भी है जाने का तो मैं उन्हें मना कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी वजह से चीजें कैंसिल हो। तो ये कुछ फाइंडिंग्स हैं जो सिर्फ ऋषिकेश में लोग रह रहे हैं उनका ही व्यू नहीं है। इवन दो अगर कोई बाहर से भी किसी अलग सिटी से भी कोई ऋषिकेश विजिट करने आ रहे हैं तो उनके भी एक्सपीरियंसेस सिमिलर ही होंगे। उसके अलावा अगर मैं ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात करूं टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड की, तो एक फीमेल पर्सन है जो पेड़ से गिर गए थे, शी इज अ व्हीलचेयर यूजर नाउ। उन्होंने रिसेंटली अपनी पढ़ाई खत्म की है, लेकिन एक्सीडेंट के बाद फिर वो अपनी स्टडी नहीं कर पाई। वो गांव में अकेले रहती हैं और उनकी केस स्टडी करते हुए मैंने उन्हें कहा, वो अकेले अपने घर पे रहती हैं, कि कितना टाइम हो गया है आपको घर से निकले। और उन्होंने मुझे कहा कि हॉस्पिटल से आने के बाद काफी साल हो गए हैं और उन्होंने अभी तक जो गांव से कनेक्टेड रोड होती है वो भी नहीं देखी। एंड शी इज लाइक कि मेरे लिए दुनिया सिर्फ उतनी है जितनी मैं अपनी आंखों से देख पाती हूँ अपने चारों, मेरे लिए उसके आगे दुनिया खत्म हो गई है अभी। ये एक फाइंडिंग्स है। उसके बाद एक और पर्सन है, उन्होंने मुझे कहा कि उनके एक्सीडेंट के बाद वो गांव में थे और उनको 4-5 साल बाद
लाया गया क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ फिर गांव से ऋषिकेश शिफ्ट कर रहे थे। तो उन्होंने 5-6 साल बाद देखा कि कितना चेंजेस हो गया और उन्हें एक नई दुनिया दिखी। तो मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग लॉकडाउन की बात करते हैं कि लॉकडाउन में 2-3 साल ऐसे थे जब लोग घर से बाहर नहीं निकल पाए और वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे थे, या फिर ऐसा महसूस कर रहे थे कि वो बंद गए हैं किसी जगह पर, वो बाहर नहीं जा पा रहे थे, और जिससे बहुत सारे लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आना शुरू हो गया था। लेकिन इसी एस्पेक्ट में अगर हम पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात करें तो उनके लिए लॉकडाउन कभी खत्म ही नहीं होता है। उनके लिए जो सिचुएशन है वो थ्रू आउट उनके लाइफ उनके साथ रहती है कि उनके पास एक्सेसिबल एनवायरनमेंट नहीं है जहां पर वो अपनी मर्जी से बाहर जा पाए। इसके अलावा फाइंडिंग्स के लिए हमने गूगल फॉर्म सर्वे किया था, जिसमें एक गूगल फॉर्म सर्वे पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ किया गया था और एक बिजनेस होल्डर्स के साथ किया गया था। पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ जो गूगल फॉर्म सर्वे किया गया था उसकी जो फाइंडिंग्स है, 78% जो लोग हैं उनका एज ग्रुप 15 ईयर टू 35 ईयर है, और ये एज ग्रुप को हम सबसे एक्टिव एज ग्रुप मानते हैं। जो 70% लोग हैं वो ग्रेजुएट हैं, मतलब वो पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चन था कि कितने लोग हैं जो डेली घर से बाहर निकलते हैं, तो द परसेंटेज इज 53%, जो लोग हमेशा हर रोज घर से बाहर निकलते हैं किसी ना किसी चीज के लिए। अगर हम 53% को भी लेकर चलें तो हम ये मान सकते हैं कि एक्सेसिबल एनवायरनमेंट की कितनी ज्यादा जरूरत है कि 53% ऑफ डिसेबिलिटी हर रोज घर से बाहर निकल रहे हैं, और जो लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे उनके लिए भी इस एनवायरनमेंट को एक्सेसिबल बनाना कितना जरूरी है कि वो लोग भी हर दिन घर से बाहर निकले। और 1% ऐसे लोग हैं जो कभी घर से बाहर ही नहीं निकले हैं, और उसमें से 13% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ 6 महीने या 3 महीने में ही अपने घर से बाहर निकलते हैं। अगर हम इसमें आगे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, क्योंकि एक्सेसिबल टूरिज्म में ट्रांसपोर्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माना कोई ऋषिकेश पहुंच गया है, ऋषिकेश में जो लोकली ट्रैवल करते हैं वो ऑटो से करते हैं। ऋषिकेश में कैब फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है कि हमने कैब बुक किया और हमारे डोर स्टेप तक ही कोई कैब हमें लेने आई है, तो ये सब फैसिलिटीज हमारे पास नहीं है। हमें पहले अपने घर से मेन रोड तक जाना पड़ेगा, मेन रोड से पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज करना पड़ेगा, जो बिल्कुल एक्सेसिबल नहीं। तो ट्रांसपोर्ट के लिए जो 70% लोग हैं उन्होंने अपना पर्सनल व्हीकल को ही कंफर्टेबल और एक्सेसिबल फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट बताया है। लेकिन अगेन यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या पर्सनल व्हीकल सब लोगों के पास है और क्या ये अफोर्डेबल है। तो ये कुछ गूगल फॉर्म की फाइंडिंग्स है। जब गूगल फॉर्म की फाइंडिंग्स बिजनेस होल्डर्स के साथ में देखूं तो 40% लोगों का बिजनेस सेटअप ऐसा है जिसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी सिर्फ वंस इन अ वीक विजिट करते हैं। 55% लोग ऐसे हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के एक्सेसिबिलिटी नीड के बारे में उन्हें नहीं पता है। 80% लोग ऐसे हैं जिनको RPWD एक्ट के बारे में नहीं पता है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, और 70% लोग ऐसे हैं जिन्हें सुगम्य भारत के बारे में नहीं पता है। जबकि ये RPWD एक्ट में लिखा गया है कि जो भी अथॉरिटी होंगी वो एक सेंसिटाइजेशन सेशन या फिर अवेयरनेस के कैंपेन हमेशा करेंगे ताकि जो नॉन डिसेबल्ड लोग हैं, बिजनेस होल्डर हैं या बाकी भी लोग हैं, उन्हें पर्सन विद डिसेबिलिटी के जो नीड्स हैं उसके बारे में पता हो। इसके अलावा मैंने कुछ ऑब्जर्वेशनल विजिट किए, जैसे जानकी सेतु, त्रिवेणी घाट, राम झूला, लक्ष्मण झूला। तो जानकी सेतु के जो मेजर फाइंडिंग्स हैं वो ये है कि जानकी सेतु 2016 के बाद बना है। RPWD एक्ट कहता है कि 2016 के बाद जितनी भी बिल्डिंग या कोई भी पब्लिक प्लेसेस नया बना है उन्हें एक्सेसिबल होना ही है, और जो चीजें एक्सेसिबल नहीं है उसमें रिट्रोफिटिंग के लिए 5 साल का टाइमलाइन दिया गया था जो जून 2022 था, लेकिन अभी तक एक्सेसिबल नहीं। 2016 के बाद जानकी सेतु पब्लिक के लिए ओपन हुआ है, लेकिन अगर इसमें रैम्प की बात करें, कहीं कहीं जगह पर रैम्प है लेकिन उसका जो मेजरमेंट है रैम्प का, जो रेशियो हम लोग फॉलो करते हैं वो फॉलो नहीं किया गया। पार्किंग के लिए उत्तराखंड बिल्डिंग बाईलॉज ही मैंने पढ़े हैं। उत्तराखंड बिल्डिंग बाईलॉज और RPWD एक्ट में लिखा गया है कि 3% रिजर्व पार्किंग पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए होना चाहिए, लेकिन जानकी सेतु में एक भी एक्सेसिबल पार्किंग नहीं। अगर हम टॉयलेट्स की बात करें तो वहां पर एक भी एक्सेसिबल टॉयलेट नहीं है। और मेरी सिमिलर फाइंडिंग्स हैं त्रिवेणी घाट को लेकर। त्रिवेणी घाट में रिसेंटली रिट्रोफिटिंग हुई है
लेकिन वो रेट्रोफिटिंग भी सिर्फ व्हीलचेयर यूजर्स को ध्यान में रखते हुए हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी मतलब फिजिकली डिसेबिलिटी जिनको होती है, या व्हीलचेयर यूजर्स की हम लोग बात करते हैं, वहां पे जो रेट्रोफिटिंग हुई है वो प्रॉपर मेजरमेंट के हिसाब से नहीं हुई है। राम झूला बहुत आई थिंक अभी उस पर दोबारा से काम चलना शुरू होगा। लक्ष्मण झूला अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो लेट्स सी अगर वहां पे कुछ इन सब चीजों पर काम किया जाता है। इवन तो मैंने आरटीआई डाली है इस पर भी कि क्या रूल्स है और क्या एक्सेसिबिलिटी को लेकर इस पर काम हो रहा है, तो उसका आंसर अभी मुझे नहीं मिला है। तो ये मेरी कुछ फाइंडिंग्स हैं जो मुझे अपनी रिसर्च के दौरान मैंने एनकाउंटर की। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने बताया है इसके बारे में। कुछ और चैलेंजेस हैं ऋषिकेश के, बहुत ही क्राउडी एरिया है, और जैसे आपने बताया कि हाल ही में मैंने भी विजिट किया था, तो त्रिवेणी घाट जैसे आपने बताया बिल्कुल सूरत हाल ऐसी है। इससे पहले कि मैं अपने दूसरे सवाल आपसे पूछूं, क्योंकि हम एक कड़ी में चल रहे हैं तो उसी चेन को मेंटेन करते हैं, तो आपकी रिकमेंडेशंस क्या है? मुझे लगता है जो मेरे की रिकमेंडेशंस हैं, जैसे मैंने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की बात की। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में सेक्शन 45 है जो ये इंश्योर करता है कि सारी पब्लिक प्लेसेस को एक्सेसिबल होना चाहिए, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और इसके इम्प्लीमेंटेशन में उत्तराखंड बिल्डिंग बाईलॉज चैप्टर 12 में भी ये इंश्योर करता है कि उत्तराखंड में जितनी भी प्लेसेस हैं वो एक्सेसिबल होनी चाहिए, जिसमें रेफरेंस दिया गया है हार्मोनाइज्ड गाइडलाइंस का। हार्मोनाइज्ड गाइडलाइंस में सारी चीजें बताई गई हैं कि एक एक्सेसिबल टॉयलेट कैसा होना चाहिए, एक रैम्प कैसे होना चाहिए, वहां पे साइनेजेस होने चाहिए, वहां पे टैक्टाइल पाथ होना चाहिए, क्या मेजरमेंट है उसका, और बहुत बारीकी से वो सब हार्मोनाइज्ड गाइडलाइंस में लिखा गया है। और उत्तराखंड बिल्डिंग बाईलॉज हार्मोनाइज्ड गाइडलाइंस को रेफर करती है। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, उत्तराखंड बिल्डिंग बाईलॉज और हार्मोनाइज्ड गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, जो मेरा मेजर रिकमेंडेशन है। उसके अलावा अगर कोई भी पब्लिक प्लेस बन रहा है तो एक्सेसिबल ऑडिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ एक प्लेस बन गया है, कुछ रेट्रोफिटिंग हुई है, मुझे नहीं लगता इनफ है। उसके अलावा जब ऑडिट हुआ है, ऑडिट में क्या रिकमेंडेशंस हैं, उसके लिए कमिटी होना चाहिए जो मेक श्योर करे कि वो रेट्रोफिटिंग हुई है एटलीस्ट। उसके बाद मुझे ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा लगता है कि इसमें मैंडेट नहीं है कि आपको एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करवाना है, जबकि एक बिल्डिंग या कोई प्लेस बनता है तो फायर का होता है या फिर इमरजेंसी एग्जिट, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि मैंडेट होती है और जिसका निरीक्षण बाद में होता है, जिसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है। जब हर एक चीज के लिए ऐसा है तो एक्सेसिबिलिटी के लिए क्यों नहीं? क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन तभी होगा जब उसके पनिशमेंट हाई होंगे। मुझे पर्सनल लेवल पे ये लगता है कि अगर कोई बिल्डिंग प्लेस एक्सेसिबल नहीं है तो आई थिंक वो सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है कि आपके पास एक एक्सेसिबिलिटी ऑडिट के बाद एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो वो मेरा एक रिकमेंडेशन है। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि एक अवार्ड्स भी रखे जाने चाहिए फॉर अप्रिसिएशन, कि अगर किसी का प्लेस बहुत एक्सेसिबल है, बहुत इंक्लूसिव है, तो उन सब प्लेसेस के लिए कुछ अवार्ड्स हैं भी, और मुझे लगता है कुछ स्टेट गवर्नमेंट को कुछ और अवार्ड्स रखने चाहिए जो कि अप्रिशिएट करे लोगों को, और बाकी जो लोग हैं उनमें अवेयरनेस फैले और उन्हें भी ये लगे कि यस, उन्हें भी अपना प्लेस एक्सेसिबल बनाना है। अगेन सेंसिटाइजेशन सेशंस होने चाहिए, जो भी ऑन ग्राउंड लोग हैं जो काम कर रहे हैं वहां पर, क्योंकि मैं एक ऑब्जर्वेशनल विजिट का अगर आपको किस्सा बताऊं, ये बात है न्यू रेलवे स्टेशन योगनगरी रेलवे स्टेशन जो अभी बना है, वहां पर रैम्प बहुत अच्छे से इंस्टॉल किया गया है, एंड ऑलमोस्ट मुझे ऐसे लगता है कि 70 to 80% जितनी भी एक्सेसिबिलिटी नीड्स होती है उनको ध्यान में रखा गया है। लेकिन जब मैंने वहां पे विजिट किया तो जो रैम्प है उसके रेलिंग पर कपड़े सूख रहे थे। रैम्प की जो लैंडिंग सरफेस है जहाँ पे एक व्हीलचेयर यूजर जाके लैंड करता है, वहां पर लोग सो रहे थे। तो अगर हमने चीजें बना भी दी है तो वो कितना यूज में आ रही है या लोग कितने अवेयर हैं उसको लेकर, वो जो ग्राउंड स्टाफ है उसको सेंसिटाइज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वहां पे ग्राउंड स्टाफ सेंसिटाइज होता तो शायद वो उन्हें कहते कि यहाँ पे कपड़े मत सुखाइए, कोई एम्बुलेंट डिसेबिलिटी वाला आएगा जिसको रेलिंग पकड़ के चढ़ने की जरूरत है, या कोई व्हीलचेयर यूजर आएगा, वो कहाँ जाकर कैसे वो रैम्प है उसको एक्सेस करेंगे। तो ये कुछ मेरी की रिकमेंडेशंस हैं जो मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट। जी बिल्कुल। साक्षी जी, ये बताएं आपने
जब हमने फाइंडिंग की बात की तो दो तीन चीजें आपसे जानना चाहता हूँ। आपने बताया कि डिपार्टमेंट ने कहा कि एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, और दूसरी आरटीआई का जवाब नहीं आया। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो माइग्रेट करते होंगे पहाड़ों से, क्योंकि यहाँ पे जैसे आपने बताया जीवन जीना डिसेबल्ड के लिए काफी कठिन है और काफी क्राउडी एरिया भी है। तो माइग्रेशन का क्या स्टेटस है, और दूसरा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कितने अवेयर हैं, और क्या एनजीओ कोई काम कर रही हैं पहाड़ों? जो मैंने एक फीमेल पर्सन की आपको केस स्टडीज बताई थी कि वो अपने घर पे अकेले रहती है और वो टिहरी गढ़वाल के एक गांव में है। एक एनजीओ ने उनको सपोर्ट किया था कि उनका घर एटलीस्ट इतना एक्सेसिबल बना दिया था कि वो इंडिपेंडेंटली अपना किचन, अपना टॉयलेट, अपना बेडरूम एटलीस्ट यूज कर पाए, अपने लिए खाना बना पाए। और ये एनजीओ की हेल्प से ही वो अभी अकेली वहां पे सरवाइव कर पा रही हैं अपने घर पे। तो मुझे लगता है कि एनजीओ से जितना हो रहा है वो काम कर रहे हैं। इफ आई विल टॉक अबाउट गवर्नमेंट, सो आई एम नॉट वेरी श्योर कि कितना गवर्नमेंट कंसर्न है इन सब चीजों को लेकर, और मेरी भी इसमें कहीं लैक ऑफ नॉलेज में कह सकती हूँ, क्योंकि टिहरी गढ़वाल का जो जोग्राफिकल कंडीशन है वो बहुत अलग है। तो वहां पे एक्सेसिबिलिटी को कैसे इंश्योर करना है, आई थिंक मुझे भी उसके बारे में थोड़ा और नॉलेज गैदर करना पड़ेगा, क्योंकि शहरों की बात बहुत अलग है और गांव की अगर हम बात करें तो वहां पे एक्सेसिबिलिटी को मेंटेन करना एक, क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो मैंने 5 पर्सन विद डिसेबिलिटी का केस स्टडी किया था, उसमें से 3 पर्सन विद डिसेबिलिटी है जिन्होंने माइग्रेट किया है। मुझे लगता है कि अगर मैं 10 लोगों का करूं और रेशियो सेम रहे तो ये एक बहुत लार्ज नंबर है कि जिन्होंने डिसेबिलिटी एक्वायर करने के बाद उन्हें माइग्रेट करना पड़ा। और अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो जब भी हम गांव छोड़कर आते हैं वो इतना इजी नहीं होता है। हमारा घर छूटता है, पढ़ाई छूटती है, फ्रेंड्स छूटते हैं। और जो मेरे फादर क्योंकि कहीं एम्प्लॉयड नहीं थे, वो ड्राइवर थे, तो उन्हें गांव में रहना पड़ा और हम लोगों को शहर में रहना पड़ा। तो मुझे लगता है पूरा फैमिली सफर करता है, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। एनसीपी ईडीपी जावेद विधि फेलोशिप जैसी फेलोशिप्स कितनी इम्पोर्टेंट है, और क्या आपको लगता है कि और ऐसी फेलोशिप आनी चाहिए? मुझे लगता है कि मेरे लिए एनसीपीडीपी फेलोशिप जो है उसने मेरी लाइफ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया है, क्योंकि चैलेंजेस फेस करना एक अलग बात है और उन चैलेंजेस के बारे में एक सॉल्यूशन ढूंढना, उन पर काम करना एक बहुत अलग बात है। मैं बिल्कुल अशेम नहीं हूँ ये बात एक्सेप्ट करने में कि फेलोशिप स्टार्ट करने से पहले मुझे भी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के भी अलग से कुछ राइट्स होते हैं जिसके बिना पर हम अपने हक की बात कर सकते हैं, या जो चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं उस पे बात कर सकते हैं। शायद बाकी जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है जिन्हें आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में नहीं पता है, मैं भी उनकी तरह सोचती थी कि ठीक है, इनएक्सेसिबिलिटी है और ऐसे ही होता होगा शायद। तो ये एक जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट मेरी लाइफ में आया है, और उसके बाद जब मैंने बाकी पर्सन विद डिसेबिलिटी से कनेक्ट किया है, उनको आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में बताया है। एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर जिन लोगों से मैंने कनेक्ट किया था, अब वो लोग आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पढ़ना शुरू कर दिए हैं और वो लोग अपनी फाइंडिंग्स ढूंढ कर लेकर आते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं। तो मुझे लगता है इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और सेकेंडली, अगर हम लोग बात करें कि कितने पर्सन विद डिसेबिलिटी एजुकेटेड हैं, कितने लोग हैं जिन्हें ये सब चीजें पता है और इन सब चीजों पे काम कर रहे हैं, तो रेशियो बहुत कम है। और वो कम रेशियो वाले लोग जब वो बहुत बड़ा एक जो लार्ज कम्युनिटी है वहां पर जाते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, उनको भी अवेयर करते हैं, तो चेंज आज नहीं तो कल जरूर आएगा। लेकिन जो अवेयरनेस है वो जो फैलनी शुरू हुई है, मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है। और ऐसी फेलोशिप जैसे मेरा प्रोस्पेक्टिव बदला है चीजों को देखने का, मेरा नजरिया अलग हुआ है या मैंने चीजें सीखी हैं, मुझे लगता है ऐसी फेलोशिप के आगे भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी अवेयर हो पाए अपने राइट्स के लिए और वो बाकियों को भी सपोर्ट कर पाए। यहाँ पे मैं अपने लिसनर्स को बताना चाहता हूँ कि एक ले मैन की भाषा में हमने आरपीडी एक्ट पे पूरी सीरीज की है, चैप्टर बाय चैप्टर, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत इजी वे में एग्जाम्पल्स के साथ हमने उस सीरीज में पूरे आरपीडी एक्ट को कवर किया है। यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर आप लिखेंगे रेडियो उड़ान आरपीडी एक्ट चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना हो तो आप पूरी सीरीज को वहां पे सुन सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया तरीके से उस सीरीज को तैयार किया गया है। तो आप बिल्कुल उस सीरीज को सुने। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम जब एक्ट भी पढ़ते हैं तो हम कुछ और सोचते हैं,
लेकिन उसकी जो रियल इंटरप्रिटेशन होती है वो कुछ और होती है। तो जिन लोगों को भी शौक है, मैं बिल्कुल चाहूंगा कि हर डिसेबल्ड को एक बार तो आरपीडी एक्ट को पढ़ना चाहिए। और अगर आपको लैंग्वेज कंस्ट्रेन है, जब कोई इशू है, तो आप बिल्कुल उस सीरीज को सुने। बहुत मजा आया साक्षी जी आपसे बात करके, बहुत कुछ जानने को मिला ऋषिकेश के बारे में। एंड लेट मी फ्रैंकली एडमिट इट कि बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने चीजों को रखा है इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। थैंक यू सो मच दानिश, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अगर किसी को भी इन सब चीजों से थोड़ा भी नॉलेज मिलता है, किसी पर्सन से डिसेबिलिटी को या नॉन पर्सन विद डिसेबिलिटी को थोड़ा भी अवेयरनेस अगर इन सब चीजों की वजह से बढ़ता है, तो मुझे लगेगा कि मेरा काम सार्थक है। बहुत शुक्रिया आपका। तो लिसनर्स, आज हमने बात की साक्षी चौहान जी से, जो व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्लेयर हैं, एनसीपी ईडीपी जावेद विदी फेलो हैं। एक्सेसिबल टूरिज्म इन ऋषिकेश उनका रिसर्च का टॉपिक था, उस पे उन्होंने डिटेल हमसे बात की। अगले सप्ताह होगी किसी और जावेद विदी फेलो से बात और जानेंगे उनकी रिसर्च का मौजू क्या है। बने रहिए रेडियो उड़ान पर और सुनते रहिए रेडियो उड़ान। अपना फीडबैक हमें जरूर दें। आप YouTube पे कमेंट कर सकते हैं, जहां हमें हमारे सोशल मीडिया पे लिख सकते हैं। तब तक दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। अब प्रोग्राम बदलता दौर में आपके फेवरेट होस्ट दानिश महाजन करेंगे बात एनसीपीईडीपी जावेद आबिदी फेलो से। जावेद आबिदी फेलोशिप एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल यानी एनसीपीईडीपी द्वारा शुरू किया गया है। ये प्रोग्राम यूथ विद डिसेबिलिटीज के लिए है जो अपना करियर बनाना चाहते हैं डेवलपमेंट सेक्टर में, पर्टिकुलरली डिसेबिलिटी राइट्स और इंक्लूजन में। तो हर सप्ताह होगी एक एनसीपीईडीपी जावेद आबिदी फेलो से बात और जानेंगे कि उन्होंने डिसेबिलिटी के किस टॉपिक पर की है रिसर्च। तो सुनना मत भूलिएगा प्रोग्राम बदलता दौर हर रविवार रात 9 बजे और सोमवार शाम को 4 बजे सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.radioudan.com। Novaflix, an accessible OTT platform for visually impaired. भोली शालिनी उन्हें गंभीरता से देख नजरअंदाज कर अंदर चली जाती है। वो नेशनल नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग के सामने खड़ी हो। अगर आप ब्लाइंड हैं और एंजॉय करना चाहते हैं लेटेस्ट मूवीज, वो भी ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ, तो आज ही डाउनलोड करें Novaflix प्ले स्टोर से। हे गाइस, आप अपने फील्ड में मास्टर हैं, सुपर्ब हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन ये क्या टेक्नोलॉजी के मामले में आप थोड़ा सा पीछे हैं? फिकर नॉट यार, आरजे मीनल है ना। आरजे मीनल के साथ हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए और टेक्नोलॉजी की हर बात को जानिए। सुनिए टेक सिटी हर गुरुवार रात 9 बजे से 10 बजे तक, जिसका पुनः प्रसारण होगा हर शुक्रवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। तो ना रहेगा आप कोई भी टेक्नोलॉजी से दूर। हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए हुजूर, सिर्फ और सिर्फ आरजे मीनल के साथ। दुर्घटनाएं, डिजास्टर्स। बुधवार रात 10 बजे और गुरुवार शाम 5 बजे राजीव भांवरी की जुबानी सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर, जिन्हें सुन आपके पैर ठंडे हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजीव भांवरी से आप सुनेंगे बड़े पैमाने पर घटित हो रही प्राकृतिक और मौसमी आपदाएं एवं दुर्घटनाएं, जिसके सामने इंसान बेबस और लाचार नजर आते हैं। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या डाउनलोड करें हमारी ऐप रेडियो उड़ान फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। रिश्तों में है तकरार, अब तो कोई ऐसा दिन नहीं जब हमारी लड़ाई ना होती हो। या ऑफिशियल लाइफ में है तनाव। हाँ, ऑफिस भी टाइम पर पहुंचता हूँ, सारा काम टाइम पे पूरा करके देता हूँ, फिर भी ये कहा जाता है कि यार तुम्हारी जॉब खतरे में है। एकदम मैं परेशान हो चुका हूँ, बताओ अब मैं क्या करूँ।
आरजे नरेश सुनेंगे, समझेंगे आपकी हर बात। दिल से दिल तक में होगा आपकी हर समस्या का सटीक इलाज और सही समाधान। अपनी बात को उनके सामने बहुत पोलाइटली तरीके से रखें, ये काम करता है। तो सुनना ना भूले लाइव शो दिल से दिल तक हर गुरुवार रात 10 बजे से 11 बजे तक और रिपीट हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या फिर डाउनलोड करें रेडियो उड़ान ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। जब खबर हो पक्की तो तहलका तो मचेगा। क्या हो रहा है आज, क्या होने वाला है कल, अब ये है अप टू डेट रहने का वक्त विद लेटेस्ट PWD न्यूज, जॉब अलर्ट्स, इवेंट्स एंड करंट हैपनिंग्स। साथ ही साथ जानिए विभिन्न NGOs के बारे में जो कार्यरत हैं PWD वेलफेयर के लिए। ओनली विद गौरी कुबेर इन द शो कम्युनिटी कलर्स, जो कि प्रसारित किया जाएगा शुक्रवार रात 9 बजे एवं शनिवार शाम 4 बजे। सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। कभी अतीत का किस्सा सुनाती, कभी उलझे सवालों का जवाब ढूंढ लाती, कभी बनती खाली समय का सहारा, सुकून से भरा है इसमें जीवन सारा। इसकी कहानी कविताओं में मिलता ज्ञान का भवसागर, ये किताबों की दुनिया है जो भर दे गागर में सागर। कभी मोहब्बत के किस्से, कभी परियों की कहानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ड आरजे राजेश्वरी की जुबानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ल्ड हर बुधवार शाम 8 बजे से 9 बजे तक और रिपीट ब्रॉडकास्ट हर बृहस्पतिवार शाम 3 बजे से 4 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now.